हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, सीनियर लोगों से मुलाकात कराते हैं और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसके बारे में कुछ ऐसी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं जो हमें दूसरे सोर्सेज से, दूसरे माध्यमों से नहीं मिलता। इस वक्त बहुत ही बड़ी खलबली है अमेरिका और यूरोप में। उसकी वजह है अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक डिफेंस समझौता किया है जिसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन की टेक्नोलॉजी देगा। इसके साथ साथ जो बड़ा असर हुआ है वो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात पर हुआ है, क्योंकि अब से पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से पनडुब्बियां खरीदने का एक बड़ा सौदा किया हुआ था। बताया यह जाता है कि ये ऑकस बनाया गया है चीन को कंटेन करने के लिए। तो इस वक्त चीन की तरफ से और फ्रांस की तरफ से इसके बिल्कुल बरखिलाफ, इसको, इससे नाराजगी ये सब जाहिर की जा रही है और फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए हैं। डिप्लोमेसी में ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, जाने माने इंटरनेशनल अफेयर्स के सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपर्ट सईद नकवी साहब। सईद नकवी साहब ने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, हर मुल्क में तकरीबन जाकर के रिपोर्टिंग की है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। शुक्रिया। बताइए कि ये इतनी बड़ी तब्दीली, जो मुल्क चीन के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे, अब उन्हीं के अंदर आखिर इतना बड़ा इख्तलाफ कैसे हो गया? काज़मी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये वक्त दिया, मौका दिया। इसमें अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की 31 अगस्त की स्पीच जो कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल के ऊपर दी थी, अगर उसको आप गौर से देखें तो उसके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद थे। ये था कि अब हम यहाँ से हट रहे हैं। दुनिया में जो हम लोगों ने ये फॉरएवर वॉर्स, यानी जो कि 9/11 के बाद जो बेपनाह जंगों में अमेरिका मुलव्विस रहा था, वो उससे हट के अब हमें एक कंपटीशन में हम जा रहे हैं। वो कंपटीशन क्या है? वो कंपटीशन है चीन से, और साथ साथ वो नाम ले लेते हैं रूस का भी। अहम फोकस उनका चीन के ऊपर है। तो ये उसके अंदर उस स्पीच में उन्होंने ये बाकायदा वाजे कर दिया था। अब उसकी नवीयत क्या होगी, वो शेप क्या लेगा, ये जाहिर है उसमें नहीं कहा था। तो वो एकदम से इतना बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उनका, बाइडन साहब का, कि जिस तरह से जो हड़बोंग और जिस हंगामे में वो लोग निकले हैं अफगानिस्तान से, वो अमेरिका की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। हालांकि मैं उसमें जरा सा इख्तलाफ है मुझे। ये बहुत दिनों से एक स्कीम थी कि अमेरिका वहां से हटेगा। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि कब हटेगा, और कोई ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि यूं हटें और यूं हटें। इन्होंने एकदम से बैक वक्त लोगों को कंसल्ट किए बगैर ये जो, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये कि उनको थोड़ा सा जो यकीन था, इसका मतलब इनका इवैल्यूएशन, इनका सिस्टम ऑफ असेसमेंट वो बहुत फॉल्टी है हमेशा से। वो गनी और जो फौजें 300,000 ट्रूप्स इन्होंने तैयार किए थे, वो इनको मालूम नहीं था कि वो दरअसल इनके ट्रूप्स नहीं हैं। उनके भाई बंधु, उनके रिश्तेदार तालिबान से भी मिले हुए हैं, और गनी साहब के, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, नहीं है, और वो जाहिर है फिर छोड़ के भाग गए। इन सब वजहों से ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी डिफीट हो गई है। मैं समझता हूं कि विड्रॉल था, और वो विड्रॉल बहुत ही मेसी विड्रॉल रहा। और अभी ये यकीन नहीं है
कि अमेरिका का इंटरेस्ट वहां खत्म हो गया है, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि अब नया खेल क्या खेलने वाला है। ये ऑकस क्या है? AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ये तकरीबन टेक ऑफ है। इससे पहले कोल्ड वॉर जब सोवियत यूनियन से थी तो एक था एंजस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। ये एंजस, उसमें यूके की जरूरत इसलिए नहीं थी कि यूके तो बहुत बड़ा हिस्सा था और नेटो वगैरह का, लिहाजा ये पैसिफिक में ये एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री पैक्ट था। अब दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ये हैं कि उसमें भी सिर्फ एंग्लोफोन ममालिक थे जो अंग्रेजी बोलते हैं, एक ही नस्ल के हैं तकरीबन, वो तब भी थे, और उन्हीं को इसमें भी रखा गया है। जो माफिया है, कभी कभी जब वो डिसीजंस लेता है तो एक उन डिसीजन में वो कबीला क्या बल्कि फैमिली होती है और क्लैन वो बैठता है और उसको वो लोग कहते हैं ओमेरता। ओमेरता का मतलब है वाव ऑफ साइलेंस। ये हम लोग, अब ये ऐसा मामला है गंभीर कि ये हम लोग बिल्कुल फैमिली के लोग हैं, तो गोया ये फैमिली है जिसमें कि यूरोप यानी इस वक्त एंग्लोफोन बरसरे इख्तिदार है और बाकी यूरोप को अभी स्नब सा कर दिया गया है, हम तुमसे बाद में निपटेंगे। फ्रांस ऐसा मुल्क नहीं है। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें 1966 में जनरल डिगॉल ऐसा नेटो से हट गया था। वो उसने अपना हमारी अपनी न्यूक्लियर पोजीशन है। तो एक नेशनलिज्म स्टोक की जा रही है जो इस वजह से अब फ्रांस की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी असर पड़ेगा और यूरोपियन यूनियन में का अमेरिका से रिश्ता, बर्तानिया से रिश्ता, वो जरा सा एक उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि यहां तो इस हद तक लोग चले गए, आपने जैसे बताया कि एम्बेसडर्स रिकॉल कर लिए हैं, बातें हो रही हैं हाई लेवल पे कि क्या हम नेटो को छोड़ दें जैसे कि डिगॉल ने किया था, ये बातें हो रही हैं। और जोसेफ बोरेल जो कि यूरोपियन यूनियन की फॉरेन अफेयर्स के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमें यूरोप को अपनी और सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हम बिल्कुल आइसोलेट ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक खलफिशार है। अब इसके और भी पहलू हैं। एक तो ये है कि ये पोजीशन लेने में अभी हाल ही में मरीन ले पेन ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया अगले इलेक्शन के लिए। उससे पहले वहां एक सोशलिस्ट कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। तो अब ये इनको भी आगे की तैयारी करनी है। इस वक्त सबको नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म सबको याद आता है। तो ये मौका मिल गया इस स्लाइड को, इस इंसल्ट को एब्सॉर्ब करते हुए कि हम एक नेशनलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं। हम अकेले हैं, हम खुद कर लेंगे। अब हमें यूरोपियन यूनियन के बारे में सोचना है। आप ट्रांस अटलांटिक रिश्ते हमारे खत्म। अब ये डिप्लोमेसी में इतने ऐसे खुल के नहीं कहा जाता कि खत्म, उनमें सवालिया निशान आ गया है। अच्छा, अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में भी यूरोप को काफी एक तरह से धमकी में लिया जाता था और ये कहा जाता था कि नेटो पार्टनर्स पैसा नहीं दे रहे। उस वक्त भी अमेरिका और यूरोपियन नेटो पार्टनर्स के बीच में इख्तलाफ हुआ था। लेकिन इस वक्त जो 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 सूरत हाल बनी है ऑकस बनने के बाद, क्या आपको लगता है वो ज्यादा संजीदा किस्म का इख्तलाफ है उस पहले वाले इख्तलाफ से? इसलिए देखिए, एक चीज बर्तानिया और अमेरिका के स्पेशल रिलेशनशिप, ये पहले भी थे।
यानी आप याद रखिए, जब ये जो 9/11 के बाद की जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में जो एक इस्लामोफोबिया फैलाने में जो 3 लीडरान मिल्लत जो आगे आगे थे, एक थे उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दूसरे थे टोनी ब्लेयर और तीसरे थे जॉन हावर्ड ऑस्ट्रेलिया की। ये तीनों एक साथ हो गए थे। तो बिल्कुल वही टीम जो कि उस वक्त एक दूसरे किस्म के नेशनलिज्म पे खड़ी हो गई थी, वो अब एंटी चाइना एक कोalition बना रही है। देखिए, अब इसमें इकोनॉमिक पहलू भी है। इकोनॉमिक पहलू ये है कि आप ही ने एक सवाल एक दिन किया था मुझसे कि भाई ये जो विड्रॉल हो रहा है, मिडिल ईस्ट से भी हो रहा है, पेट्रियट मिसाइल्स बंद कर दी गई सऊदी अरेबिया में और इराक से और लेबनान, यहाँ से अमान से और तमाम जगह से फौजें हटाई जा रही हैं, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? वो जो अमेरिका का के मिलिटराइजेशन के पीछे जो एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्रियल कबाल है, उसका क्या होगा? ये सवाल उठ रहा था। उसका जवाब आपको यहाँ मिल गया। इस हद तक चले गए कि इन्होंने एक न्यूक्लियर डील जो हो रही थी फ्रांस की, वो स्टील कर ली और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी डीजल थी, अब हम न्यूक्लियर में जा रहे हैं। तो फ्रांस में तो देखिए, उनके यहाँ तो नौकरी पे आ गई लोगों की जो इस कंपनी में काम कर रहे थे, और एडिलेड में ये बनेगी। एडिलेड था बड़ा अच्छा शहर है, डॉन ब्रैडमैन वहीं के हुआ करते थे। बहरहाल, तो ये अब ये इक्तिसादी इसके अंदर एक पहलू आ गया कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जिंदा रखने के लिए एक इशारा किया है बाइडन ने। देखो ये है, क्या इसमें और भी गुंजाइश है, वो एक्सप्लोर किया जाएगा, समझे? क्योंकि उस इंडस्ट्री को बंद कर देने में अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी बहुत इक्तिसादी जो स्तंभ हैं, जो उसके पिलर्स हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक पहलू ये है। अच्छा, इसमें जी जी, ये तो साफ तौर पर समझा जा सकता है। आप क्या कहते हैं, ये अफगानिस्तान के हालात के बाद, इसे नाकामी कहें, फेलियर कहें, ना कहें, स्ट्रेटेजी कहें, जो भी कहें, उसके बाद ये इतना बड़ा कदम जो ये 3 बड़े मुल्क मिले हैं, क्या इनको ऐसा लगता है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में हम तीनों मुल्क मजबूती से लड़ सकते हैं, बाकी यूरोपियंस की जरूरत नहीं है? क्या क्या कुछ है इसमें? अफगानिस्तान की हार का अगर है तो कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है जो ये अब हड़बड़ी और बेचैनी जो बन रही है? मैंने जैसा पहले कहा काजमी साहब, इसका इंडिकेशन बाइडन की 31 अगस्त की स्पीच में है। उन्होंने गोया इसके बारे में तय कर लिया था, बातें अंदर अंदर हो रही होंगी कि ये होगा। इंडिकेशन था कि अब हम यहां से हटके, देखिए ये इंडिकेशन सबसे पहले हमें बराक ओबामा से मिलता है। बराक ओबामा ने ये एक एक्सप्रेशन था, पिवट टू एशिया। पिवट टू एशिया का क्या मतलब था कि अब हम अपने फोकस, जॉन केरी बहुत बार मिडिल ईस्ट जाते थे और जो उन्होंने एक न्यूक्लियर डील ईरान के साथ की थी 2015 में, और उसका मकसद ये था कि ईरान को एक लेजिटिमेट कंट्री लाके, लेजिटिमाइज करके एक बैलेंस ऑफ पावर में हम मिडिल ईस्ट में, जिसमें कि ईरान हो, तुर्की हो, इजराइल हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, ये अब बैलेंस ऑफ पावर को मैनेज करें, जिसमें कि हम कभी कभी दिलचस्पी ले लिया करेंगे। ये डे टू डे जो करना पड़ रहा है हमें मिडिल ईस्ट का मैनेजमेंट, उसमें हमारा वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है। बड़ी दुश्मनी हमारी, बड़ा खेल पैसिफिक के उस पार है, जो कि
एक तरफ तो चीन है बहुत ज्यादा, और पैसिफिक के उस पार उसका रूस का भी एक हिस्सा आता है अगर और नॉर्थ की तरफ आप जाएं तो। ये एक तब से ये बात बन रही थी कि और इसमें कोई अचंभा नहीं है कि अब ये आगे क्या होता है। देखिए अभी तो लोग, अब आप जरा सा, आपने कहा अफगानिस्तान से पिटने के बाद, वो अफगानिस्तान से हटने के बाद इन्होंने ये प्लान बनाया था, वो हटना इतना ज्यादा मेसी हो गया तो इतनी बड़ी भद उसमें हुई, इतनी बदनामी हुई कि वो उतनी जितनी बड़ी डिफीट, एक विड्रॉल डिफीट बन गई। तो वो डिफीट इस हद तक थी कि डिफीट इन्हीं की नहीं है, डिफीट तो ये बराक ओबामा की है, डिफीट ये तो बुश की है। जितने लोग जो वहां घुसे थे इस काम के लिए, काम पूरा नहीं कर पाए, और बल्कि आपने 20 साल तक वहां फंसे रहे। तो ये निकल आया, वो निकलना इतना, उसमें जो काम किया है बारीक, वो हमारे अशरफ गनी साहब ने वो सरक लिए, और ये फौजें जो हैं ये डिजॉल्व हो गई। तो इनका वहां से हटना इतना मेसी हो गया, उसको बार बार उस पर नजर डालना वो एक पहलू है एनालाइज करने वाला। लेकिन अब ये है लोग वहां पे क्या है, देखिए बात कहां तक जाती है। मिडिल ईस्ट में इनको सबसे ज्यादा परेशानी थी कि हुतीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ये परेशानी थी कि हशदल शाबी जो कि एक ग्रुप है वो भी ईरान की तरफ नजर रखता है, हिजबुल्लाह है, और सीरिया का असद जिसको कि रिजीम चेंज के लिए ये 2011 से लगे हुए हैं और पहले से बल्कि, तो वो अभी तक वहां मौजूद हैं। इस बीच में जिस आदमी ने, जिस ईरानियन कमांडर जो कि मारा गया जंग, जो कासिम सुलेमानी जो कुद्स फोर्स के कमांडर थे, अब बाकायदा खुल के ये बातें हो रही हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, कि उन्होंने राबता कायम किया इनके साथ, तालिबान के साथ, और उसकी स्ट्रेटेजाइज करने में काफी मदद की। बल्कि एक साहब हैं अतवान बारी, हमारे मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियन कॉलमनिस्ट हैं, बहुत ही मोतबर समझे जाते हैं, वहां के तमाम बीबीसी वगैरह के डिस्कशन में बुलाए जाते हैं। उन्होंने तो लिखा है ये कि बल्कि ये एक वजह हो सकती है कि उसको जनवरी में खत्म कर दिया गया, क्योंकि बहुत इफेक्टिव हो गया था अफगानिस्तान में। बहरहाल, तो अफगानिस्तान में जो खेल बना उसमें ईरान का हाथ। तो अब क्या हो रहा है, यहां आप विड्रॉ कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, एक खलबली मची हुई है वहां सीरिया में, वहां इजराइल में एक बहुत ही भद्दा जेल ब्रेक हो गया, उनकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक गोया सवालिया निशान आ गया। तो यहां इस सब को छोड़ के ये वहां चले गए हैं टोटली, इस पे अभी लोगों को यकीन नहीं है। ये बूट्स ऑफ द ग्राउंड चले गए हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पियां अभी, अगर चीन को ये इनसर्कल कर रहे हैं ऑकस से, तो भाई अफगानिस्तान से तो चीन का बॉर्डर है। सिंजियांग में उइगुर्स के बारे में तमाम प्रोपेगेंडा है कि वो बहुत ही नाखुश हैं, और वहां अगर इंजेक्ट कर दी जाए थोड़ी सी मिलिटेंसी और टेररिज्म तो एक वल्नरेबल स्पॉट है। तो ये रियल एस्टेट तो अफगानिस्तान की बहुत जरूरी हो गई उसके लिए। क्या वो है अभी, क्या इसके लिए तैयारियां हैं, नहीं मालूम। लेकिन ये मैं जानता हूं कि अफगानिस्तान के तमाम जितने, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान जरा सा अलग है, लेकिन ये सब, चीन, ये सब, रूस ने ताजिक बॉर्डर पे अपनी फौजें भेज दी, और ये अपने तैयारियां कर रहे हैं कि ये लोग चले तो गए हैं, लेकिन क्या ये सचमुच चले गए हैं, ये इनके पता नहीं कितनी एजेंसीज वहां होंगी। तो एक खेल ये अभी
पक रहा है इसका। अभी ये भी नहीं मालूम है कि ये तालिबान का ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी वहां पे एक इंटरिम सरकार है, अंदर उसमें ऐंचातानी हो रही है, अभी वो किधर जाता है ये भी क्लियर नहीं है। मीनवाइल जब ये खिचड़ी पक रही है, उस बीच में इन्होंने एक दूसरा ये स्केच कर दिया है, ग्लोबल डिजाइन, जिसके की असरात उनके रिश्ते यूरोप के साथ, यूरोप के रिश्ते बर्तानिया के साथ। बर्तानिया के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है, वो समझ लें कि बहुत अच्छे टीम में है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रेक्सिट के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड, 7 काउंटीज ऑफ अल्स्टर जो हैं, वहां एक बड़ी खलबली है कि साहब आप हमारा क्या रोल रहा, क्योंकि वो लोग जो वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई एक स्पेशल डिस्पेंसेशन। भाई वहां का यूनियनिस्ट अपने आप को बर्तानिया का हिस्सा मानता है। वो एक वहां पे सवाल ये उठ रहा है कि जो 32 काउंटीज हैं पूरे आयरलैंड की, वो मिल जाएं, क्या ये तंजीम चल रही है? तो बर्तानिया इस वक्त कोई बहुत इत्मीनान की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल एलिमेंट है ये नॉर्दर्न आयरलैंड का। वहां खलफिशार है, और आप यूरोप से और हटे जा रहे हैं, यानी ब्रेक्सिट में और ज्यादा धंसे जा रहे हैं, उसका असर नॉर्दर्न आयरलैंड पे पड़ रहा है। क्या होगा नहीं मालूम। फ्रांस की तरफ से जो ये सख्त कदम उठाया गया अपने एम्बेसडर्स वापस बुलाने का, और इससे पहले वहां के फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया इस आसानी से इस डील से नहीं हट सकता, हमारे पास एग्रीमेंट है, दोनों सरकारों के बीच हुआ एग्रीमेंट है, वो कैसे खत्म हो जाएगा? तो ये फ्रांस अब इस ऑकस के खेल को क्या कहीं मुतासिर करने में, कहीं गड़बड़ कराने में, कहीं कोई कुछ इफेक्टिव रोल अदा कर सकता है, या ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट तो ही मैं रहेगा? नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिकल है इसमें, इसके जवाब सिर्फ पॉलिटिकल हो सकते हैं। ये कि आप कोर्ट्स में जाएं और मुकदमे में, वो ये बात नहीं है। बात ये है, लेकिन यूरोप के रिश्ते अमेरिका से और अच्छे, नॉर्दर्न लाइन गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर साहब अमेरिका वगैरह बड़े परेशान थे। ये तो रूस, ये जर्मनी जो है, ये तो रूस के और करीब आ जाएगा अगर यूक्रेन के थ्रू वो पाइपलाइन जा रही है, वो हो गई। तो ये अब इनका इस वक्त रूस बहुत इत्मीनान से देख रहा होगा इस खेल को, क्योंकि अमेरिका का असर यूरोप में कम हुआ, रूस का असर यूरोप में ज्यादा हुआ। यूरोप का इन्वेस्टमेंट बेपनाह है चीन में, चीन का इन्वेस्टमेंट है यूरोप में। तो ये इतनी सिंप्लीफाइड खेल नहीं है, जंग दरअसल हो नहीं सकती। देखिए, अच्छा, आखिरी सवाल, ये चूंकि इंडो पैसिफिक से मामला मुताल्लिक है ऑकस का, और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चीन को कंटेन के लिए ऐसा किया जा रहा है, भारत भी इसी नेबरहुड में है, इसका कोई भारत पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या कुछ है इसके बाद, क्या सूरत हाल बनेगी, भारत पर क्या कुछ होने वाला है, क्या असर होगा? अगर मैं फॉरेन ऑफिस में बैठा होता तो मैं सवाल करता फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई हम तो बहुत करीब हैं अमेरिका की इस पूरे जो नाकाबंदी हो रही है चीन के खिलाफ, लेकिन इतनी बड़ी चीज कर दी उन्होंने, क्या आपको बताया था उन्होंने? आपसे डिस्कशन हुआ था? आपकी कोई राय थी? और अगर आप छोड़ दिए गए हैं, उस एक एक दायरे से आप छोड़ दिए गए हैं, और आप हैं कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ, जो चीन के खिलाफ तुम्हारी तंजीम है उसमें हम तुम्हारा हिस्सा हैं, तो ये एक एम्बेरसमेंट मेरे नजदीक तो है कि साहब एक इतनी पावरफुल एक टीम आपने बनाई, ट्रायंगल बनाया, और उसमें बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि भाई आप हिंदुस्तानी हैं। ये असल में दरअसल एंग्लोफोन का खेल है जिसको हम लोग खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही गहराई से बहुत सी चीजें दी। जाहिर है ये एक मजबूरी की बात भी है कि
सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो आपको रेगुलर सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, अपने कमेंट्स में बहुत कुछ लिखते हैं वो। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों में इस इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में समझ बढ़े, और जब पूरी दुनिया को समझेंगे तो अपने यहाँ भी क्या कुछ हो रहा है, वो भी समझना ज़रा आसान हो जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर सईद नकवी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।